अच्छा जी, विच स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस फ्रॉम बेसल बॉडीज। तो सेंट्रियोल जो है ना, सेंट्रियोल से हमारे साथ बनते हैं बेसल बॉडीज, और फिर बेसल बॉडीज से बनते हैं ये सीलिया और फ्लैचेला वगैरह। ठीक है। अच्छा, फिर कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द प्राइमरी साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के ज़रिए हमारे बॉडी सेल्स में पैदा होती है ना सेलुलर लेवल पे, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से बनती है। अच्छा, माइलोपेरोक्सीडेज MPO, ये एज़िरोफिलिक ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट होता है। ये ग्रेन्यूल्स कहाँ होते हैं? ये ग्रेन्यूल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स पे। तो न्यूट्रोफिल्स में प्रेजेंट हो गया माइलोपेरोक्सीडेज। माइलोपेरोक्सीडेज क्या है करता है? ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और एक्ट्स बाय H2O2। S1 फेज में क्या होता है? तो S1 फेज असल में याद रखें, S फॉर सिंथेसिस। इसमें ये हो जाता है कि इसमें सिंथेसिस हो जाती है। किस चीज़ की सिंथेसिस? DNA, RNA और प्रोटीन्स की। DNA की सिंथेसिस ये होगी कि ऑलरेडी DNA जो है तो उसकी डुप्लीकेशन होगी। तो डुप्लीकेशन ऑफ DNA अकर इन S1 फेज। G2 फेज में क्या होगा? तो G2 फेज किस चीज़ के बीच में होता है? तो देखो, पहले S फेज होता है। S फेज में जो है ना DNA की डुप्लीकेशन हो जाती है। फिर G2 फेज होता है। G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में असल के ये एक चेक पॉइंट है। ठीक है, चेक पॉइंट है किस चीज़ का? टू डिटरमाइन के ये डिटरमाइन करे कि सेल कैन नाउ प्रोसीड टू एम माइटोसिस एंड डिवाइड। कि ये देख ले कि सेल ये डिटरमाइन कर ले कि आया वो जो सेल है जो माइटोसिस, जिसने अभी माइटोसिस के फेज से गुजरना है, आया वो स्टेबल है कि नहीं, आया वो प्रोसीड कर सकता है कि नहीं। इस चीज़ को G2 फेज कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद G2 फेज से जब सेल गुजर जाए तो उसके बाद माइटोसिस वाली स्टेज आ जाती है। अच्छा, फिर कहते हैं सेल मेम्ब्रेन जो है ना, इस पे मुख्तलिफ रिसेप्टर्स होते हैं। कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, जिस तरह ग्रोथ फैक्टर्स बाइंड जो है ना, ग्रोथ फैक्टर्स कहाँ पे बाइंड करते हैं? सेल मेम्ब्रेन पे बाइंड करते हैं, और सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन काज करते हैं। अब न्यूक्लियस पे भी थोड़ा बहुत रोल है कि वो जो है ना न्यूक्लियस, सम सिग्नल कैन अफेक्ट न्यूक्लियस एंड चेंज जीन एक्सप्रेशन बट नॉट फॉर मेजॉरिटी। वाइमेंटेन की बात करें, वाइमेंटेन क्या है? वाइमेंटेन जो है ना ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, और ये जो है ना VIM जीन है हमारी बॉडी में, वो इस प्रोटीन वाइमेंटेन को इनकोड करता है। ठीक है, तो इसकी अगर MCQs हम देख ले तो कह रहे हैं कि पेशेंट है स्वेलिंग इन राइट थाई में उसकी स्वेलिंग है, और जो कि साइज में इंक्रीज हुई है। एक्सरे हमने की तो एक्सरे में बोन के साथ कोई अच्छा जी, तो बोन के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं था। जब उसका कोई कनेक्शन नहीं था तो वाइमेंटेन जो है ना, असल में ये टाइप 3 इंटरमीडिएट फिलामेंट है, और ये कहाँ पे एक्सप्रेस्ड होता है? ये एक्सप्रेस होता है मेसेनकाइमल सेल्स में। ठीक है, जब बोन के साथ कोई कनेक्शन नहीं था तो इट मीन्स कि वो वाइमेंटेन है। वो वाइमेंटेन जो है ना हम एज अ मार्कर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वाइमेंटेन इज दैट इज एक्सप्रेस्ड इन मेसेनकाइमल सेल्स। अब डेस्मेन और वाइमेंटेन की बात करें तो डेस्मेन क्या है? तो डेस्मेन भी इंटरमीडिएट फिलामेंट है, वाइमेंटेन भी एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ठीक है, अब वाइमेंटेन डेस्मेन जो है ना ये एक्सक्लूसिवली मसल के अंदर जो है ना एक्सक्लूसिवली अकर करता है। ये सबसे ज़्यादा मसल में होता है और एंडोथीलियल सेल्स में, इन दोनों चीज़ों में प्रेजेंट थ्रू आउट स्मूथ कार्डियक एंड स्केलेटल मसल सेल्स। ठीक है, जहाँ पे भी मसल है, जिस भी टाइप के मसल सेल्स है, तो वहाँ पे एक्सक्लूसिवली डेस्मेन प्रेजेंट होगा। लेकिन वाइमेंटेन की अगर हम बात करें तो वाइमेंटेन जो है ना इट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद मेसेनकाइमल सेल्स। ठीक है, एंड इज लेस स्पेसिफिक फॉर मसल सेल्स। अच्छा, गोल्जी टेंडन ऑर्गन की बात करें तो गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो है ना causes relaxation of muscle that was originally contracted in order to avoid excessive muscle tension। गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो है ना ये मसल के एंड पे अटैच होता है। ये एक रिसेप्टर है जो कि टेंशन को, टेंडन पे जो टेंशन है उस वो हमें डिनोट करता है। मसल जब स्ट्रेच कर जाए तो गोल्जी टेंडन ऑर्गन से मैसेज जाता है आगे CNS की तरफ।
स्टेन यूज फॉर स्टेनिंग द न्यूक्लियस। तो हमने बोला था कि न्यूक्लियस में जो है ना हमारे पास आरएनए है और आरएनए एसिडिक है और एसिडिक को बेजोफिलिक डाई जो है ना वो स्टेन करेगा और बेजोफिलिक डाई जो है ना हमारे साथ हेमोटॉक्सिलिन है और कौन सा कलर स्टेन करेगा, ब्लू कलर हो जाएगा उसकी। एउसिन जो है ना, एउसिन हम किस लिए यूज़ करते हैं, साइटोप्लाज्म के लिए, कनेक्टिव टिश्यू के लिए एंड अदर एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस जो है ना उसके लिए हम एउसिन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सेलेक्टिन क्या है, तो लेक्टिन लाइक एडहेशन ग्लाइकोप्रोटीन्स मीडिएट ल्यूकोसाइट रोलिंग, रिड्यूस वेलोसिटी ऑफ ल्यूकोसाइट मूवमेंट along with endothelial cells. It allow for firm adhesion. firm adhesion जो है ना वो किस चीज़ के थ्रू होती है, सेलेक्टेंस के थ्रू क्या होती है, फर्म एडहेशन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, तो 7.5 से 10 नैनोमीटर तक इसकी थिकनेस है। अच्छा, ये थोड़ा अहम है कि ट्यूमर सेल्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ ई कैडरन के साथ अटैच होते हैं। ई कैडरन एक मॉलिक्यूल है जो ट्यूमर सेल्स को एक दूसरे के साथ अटैच रखते हैं। अब जब ई कैडरन की डाउन रेगुलेशन हो जाए तो ई कैडरन की डाउन रेगुलेशन की वजह से क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ अटैच्ड सेल। डाउन रेगुलेशन की वजह से वो सेल के बीच में जो डिसोसिएशन हो जाती है, सेल जो है ना एक दूसरे के साथ फिर वैसे अटैच नहीं रहते। सेल अटैच टू लेमिनिन, ठीक है, दे डिस्ट्रॉय बेसमेंट मेम्ब्रेन विया कोलेजिनेस। इसमें एंजाइम होते हैं कोलेजिनेस और उसके थ्रू ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अटैच टू फाइब्रोनेक्टिन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन एंड स्प्रेड लोकली। अच्छा, पेनेट सेल जो है ना, पेनेट सेल में कहाँ पे होते हैं, बेसिस ऑफ क्रिप्ट्स में। बेसिस ऑफ क्रिप्ट्स कहाँ पे होती है, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसमें क्या होता है, इसकी क्या स्पेसिफिक है, पेनेट सेल जो है ना इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बार बॉडी जो है ना इज फाउंड इन विच फेज, तो बार बॉडी हमारे साथ एंटर फेज में प्रेजेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो देखो ग्लाइकोजन जो है ना वो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है। इंक्लूजन क्या होती है, इंक्लूजन जो है ना दे आर एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स, जिस तरह के पिगमेंट्स, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स और क्रिस्टल्स वगैरह हो गई ना ग्लाइकोजन की, ये क्रिस्टल्स वगैरह ये सारे जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो इसके इंक्लूजन कहते हैं। एग्जांपल क्या है, फेट ड्रॉपलेट्स हो गई, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गई, ये जो है ना सेलुलर इंक्लूजन है। अच्छा, अब ये 4 फेजेस है सेल डिवीजन के। अब एस फेज है, तो एस फेज में हमने बोला था कि इसमें डीएनए डुप्लीकेशन, आरएनए फॉर्मेशन वगैरह और प्रोटीन सिंथेसिस ये सब कुछ एस फेज में होती है। इस फेज से जब सेल गुजर जाए तो फिर इसके बाद जो है ना G2 फेज होता है और G2 से जब गुजर जाए तो माइटोटिक फेज होता है। माइटोटिक में एक्चुअली सेल डिवाइड हो जाता है इनटू 2 डॉटर सेल्स। अब G1 और G2 फेज क्या है, तो G1 फेज जो है ना एक्चुअली एस फेज से पहले होता है। इसमें क्या होता है कि डीएनए जब रिप्लिकेशन नहीं हुई होती तो तब सेल G1 फेज में होता है, ठीक है। और G1 फेज में जो है ना सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर एस फेज। अब G2 फेज जो है ना तो वो माइटोटिक फेज और एस फेज के बीच में होता है। तो इस फेज में क्या होता है कि डीएनए आफ्टर डीएनए रिप्लिकेशन फेज जो है ना तब G2 फेज में एंटर हो जाता है और यहाँ पे सेल जो है ना माइटोटिक फेज या एक्चुअल सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है। फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, तो फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस जो है ना एक्चुअली वो हमारे साथ साइटोप्लाज्म में होती है। एटीपी प्रोडक्शन, एपोप्टोसिस और टीसीए साइकिल ये सारे कहाँ पे होते हैं, ये सारे फंक्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। एटीपी प्रोडक्शन, एपोप्टोसिस और टीसीए साइकिल ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, लेकिन फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस हमारे साथ साइटोप्लाज्म में होती है। राइबोसोम किस चीज़ से बने होते हैं, तो वो प्रोटीन्स और आरएनए से बने हुए होते हैं, ठीक है। सेरेब्रोसाइडेज इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली ब्रेक्स डाउन ए लिपिड कॉल्ड ग्लूकोसेरेब्रोसाइड इनटू ग्लूकोज एंड सेरामाइड। ग्लूकोसेरेब्रोसाइड जो है ना ये ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एक्ट कर देता है मॉलिक्यूल ग्लूकोसेरेब्रोसाइड पे। जब इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है तो इसके रिजल्ट में हमारे साथ ग्लूकोज और सेरामाइड बन जाता है। अगर इस एंजाइम की हमारे साथ डिफिशिएंसी आ जाए तो उस बीमारी को हम गौचर डिजीज कहते हैं, जिसमें ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज की डिफिशिएंसी होती है।
अच्छा, ओवरियन ग्रेनुलोसा सेल्स जो है ना सराउंड एंड नरिश डेवलपिंग ओसाइट। जो डेवलपिंग ओसाइट है तो उसके चारों तरफ जो है ना कौन सी सेल्स होती है? ओवेरियन ग्रेनुलोसा सेल, और ये जो है ना ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। सही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या फंक्शन है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मल्टीपल फंक्शन है, जिस तरह के लिपिड एंड स्टीराइड सिंथेसिस। लिपिड्स और स्टीराइड्स के सिंथेसिस कहाँ पे होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कैल्शियम आयन की हैंडलिंग भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और ट्राइग्लाइसराइड्स रीसिंथेसिस जो है ना वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। लिपिड सॉल्युबिलिटी की बात करें तो देखो, जितनी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी इतनी मेम्ब्रेन डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। ठीक है। तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है ना, जिस तरह की ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल हो गए, तो ये इजीली जो है ना मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस कर सकती है। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है तो उसके लिए फैसिलिटेशन मटेरियल यानी कि प्रोटीन या कैरियर्स रिक्वायर होंगे। अच्छा, फिक्स लॉ जो है ना वो क्या कहता है? वो एक्चुअली डिफ्यूजन जो है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए फिक्स लॉ है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ डिफ्यूजिंग सरफेस और कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल ग्रेडियंट्स। क्रॉस सेक्शनल एरिया जितनी ज़्यादा होगी इतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी। कंसंट्रेशन या केमिकल ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा तो हाई से लो में इतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी। तो ये दो चीज़ें, इट्स फिक्स लॉ। अच्छा, अब जो है ना डिफ्यूजन की हम बात करें तो स्मॉलर, जितनी साइज़ कम हो मॉलिक्यूल की तो उतनी ज़्यादा जो है ना पोर में उसकी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। देखो, वाटर की सबसे छोटी साइज़ है तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन वाटर की होगी, उसके बाद यूरिया और ग्लूकोज की। ठीक है। वाटर की डिफ्यूजन जो है ना इक्वापोरेंस 4 हमने बोला था कि ये कुछ प्रोटीन्स है जो वाटर चैनल से जिसके थ्रू जो है ना वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। सेलेक्टिवली अलाउ वाटर। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेल में थ्रू सेल मेम्ब्रेन जो है ना मुख्तलिफ फैक्टर्स है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि मेम्ब्रेन परमेबिलिटी ज़्यादा हो तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट ज़्यादा हो, लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा हो, तो रिजल्ट में रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन ये है कि मेम्ब्रेन थिकनेस अगर ज़्यादा हो जाए तो डिफ्यूजन कम हो जाती है। अगर मॉलिक्यूल्स बड़े साइज़ के हो तो डिफ्यूजन कम हो जाती है। और अगर चार्ज्ड आयन हो तो फिर भी डिफ्यूजन कम हो जाती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इज़ नेगेटिवली चार्ज। तो इस वजह से वो जो है ना चार्जेस आयनिक मॉलिक्यूल्स को ऐसी आसानी से नहीं जाने देगा। लोकल एनेस्थीसिया जो है ना वो कैसे प्लेसेंटा क्रॉस करते हैं? तो सैंपल डिफ्यूजन के थ्रू वो प्लेसेंटा क्रॉस कर देता है। ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना सेल मेम्ब्रेन कैसे, दे आर लिपिड सॉल्युबल है तो वो आसानी से अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई और के, ये भी जो है ना फैट सॉल्युबल है और ये आसानी से जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सोडियम पोटाशियम पंप, मेजर सोर्स ऑफ एक्टिव पोटाशियम ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ये जो है ना सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है? ये 3 सोडियम्स को अंदर से बाहर और 2 पोटाशियम को बाहर से सेल के अंदर ले जाता है। कुछ पोटाशियम लीकी चैनल्स होते हैं जो हर टाइम ओपन होते हैं और पोटाशियम जो है ना लीक होता है उनसे। अच्छा, इलियम में क्या होता है? इलियम में सोडियम बाइल एसिड की को ट्रांसपोर्ट जो है ना वो इलियम में होती है। कैसे होती है? टर्मिनल इलियम में वहाँ पे एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू जो बाइल सिक्रीट होता है इनटू इलियम, तो वो वापस चला जाता है इनटू गॉल ब्लैडर और लिवर पे। ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें, अच्छा ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज लार्ज मॉलिक्यूल है और ये मोस्टली जो है ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज होता है। लेकिन इनिशियल प्रेगनेंसी में जो है ना ऑक्सीजन और ग्लूकोज बहुत जो है ना ये सैंपल डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन लेट प्रेगनेंसी में जब फीटस को भी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो तब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू प्लेसेंटा से जो है ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज होते हैं। कौन से? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जिस तरह GLUT3 है ना नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, तो उन ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये अंदर डिफ्यूज होते हैं। अब को ट्रांसपोर्टर की बात करें तो इट अकर्स फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स जो है को ट्रांसपोर्ट ये है कि दोनों जो है ना अंदर की तरफ चीज़ें चली जाए, दैट इज को ट्रांसपोर्ट। और काउंटर ये है कि एक अंदर की तरफ जाए और दूसरा मॉलिक्यूल बाहर
बाहर की तरफ जाए तो डेट इज को ट्रांसपोर्ट। अगर कोई ट्राइमेस्टर की MCQs आ जाए और उसमें किसी ट्राइमेस्टर का जिक्र ना हो तो देन इट इज़ बेटर कि हम मार्क करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को। अच्छा, अब अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट की बात करें ना तो अमाइनो एसिड जो है ना सोडियम डिपेंडेंट सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट ल्यूमन टू सेल। देखो सबसे पहले जो है ना ल्यूमन से आएगा ये अमाइनो एसिड सेल में और फिर सेल से जाएगा ब्लड में। तो ल्यूमन से जो सेल में आएगा तो दैट इज सोडियम डिपेंडेंट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम जो है ना अगेंस्ट टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये अंदर ट्रांसमिट होते हैं और वो एनर्जी यूज़ कर देता है अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, दैट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ना वो फिर सेल से जब ब्लड में जाएगा, क्योंकि ब्लड में कंसंट्रेशन कम होगी और सेल में ज़्यादा होगी, तो दैट विल बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।